हेलो। आज के इस नए और बेहद रोमांचक विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज का हमारा ये सफर ना सच में बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज हम सीधे समुद्र की गहराइयों में उतरने वाले हैं। हम एक ऐसे 5000 साल पुराने रहस्य को सुलझाने जा रहे हैं जिसने सदियों से इतिहासकारों, वैज्ञानिकों और श्रद्धालुओं मतलब सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। सोचिए जरा, क्या कोई ऐसा भव्य शहर जो कभी अपनी तरक्की के चरम पर था, वो सचमुच लहरों के नीचे ऐसे ही अचानक गायब हो सकता है? तो चलिए, मिथक और विज्ञान के बीच की इस धुंधली रेखा को पार करते हैं और इस कहानी की तह तक जाते हैं। तो चलिए सीधा इस विषय की गहराई में चलते हैं। बात है साल 1983 की। गुजरात के ओखा तट के पास भारतीय पुरातत्वविदों की एक टीम अपने भारी भरकम गोताखोरी उपकरणों के साथ तैयार थी। जैसे ही उन्होंने अरब सागर की नीली गहराइयों में छलांग लगाई, उन्हें वहां रेत और चट्टानों के बीच कुछ ऐसा दिखा जो बिल्कुल भी सामान्य नहीं था। वहां पानी के अंदर बड़ी बड़ी चट्टानें और ऊंची ऊंची दीवारें थीं, और सबसे बड़ी बात, यह किसी भी एंगल से प्राकृतिक नहीं लग रही थी। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे पानी के नीचे एक पूरा का पूरा शहर बसा हुआ है। इस एक पल ने दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। क्या वाकई समुद्र की गहराइयों में वो शहर दफन है जिसे हम अब तक केवल एक कहानी, एक पौराणिक कथा मानते आए थे? अब इस पूरे रहस्य को समझने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा, सीधे उन प्राचीन ग्रंथों की ओर। बात उन दिनों की है जब मथुरा पर लगातार हमले हो रहे थे। तो प्रजा की शांति और सुरक्षा के लिए भगवान कृष्ण ने एक बिल्कुल नई और अभूतपूर्व नगरी बसाने का फैसला किया। ग्रंथों में बताया गया है कि उन्होंने समुद्र देव से प्रार्थना की और समुद्र ने उन्हें 153.6 किलोमीटर, जी हां, इतनी विशाल भूमि प्रदान की। और फिर निर्माण हुआ एक ऐसी भव्य नगरी का जो उस समय की कल्पना से भी परे थी। जरा सोचिए, सोने, हीरे और रत्नों से जड़े 900 से भी ज्यादा भव्य महल। ये सिर्फ एक धार्मिक कहानी नहीं लग रही है ना? बल्कि एक बेहद एडवांस्ड और उन्नत सभ्यता का पूरा ब्लूप्रिंट है। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि द्वारका का शाब्दिक अर्थ ही होता है द्वारों का नगर, मतलब सिटी ऑफ गेट्स। ये शहर सिर्फ अपनी खूबसूरती या सोने के महलों के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी अविश्वसनीय प्लानिंग के लिए भी जाना जाता था। ग्रंथों में साफ लिखा है कि नगर के चारों ओर विशाल रक्षात्मक द्वार थे। शहर की चौड़ी सड़कें सीधे बंदरगाहों तक जाती थीं, जिन्हें खास तौर पर समुद्री व्यापार के लिए डिजाइन किया गया था। वहां की सिंचाई प्रणाली, मीठे पानी के तालाब, मतलब उस जमाने में इस तरह की आत्मनिर्भर और हाईटेक व्यवस्था होना सच में कमाल की बात है। लेकिन देखिए, इतिहास गवाह है कि जहां इतना बड़ा निर्माण होता है, वहां विनाश भी कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेता है। ग्रंथों में इस भव्य शहर के नष्ट होने का एक बहुत ही स्पष्ट और दुखद घटनाक्रम बताया गया है। शुरुआत होती है महाभारत युद्ध के बाद। कौरवों के विनाश से क्रोधित होकर गांधारी ने कृष्ण के पूरे वंश के विनाश का श्राप दे दिया। उसके बाद साम और उनके कुछ मित्रों ने ऋषियों के साथ एक शरारत कर दी, जिसका नतीजा निकला एक लोहे के मूसल के जन्म का श्राप। और फिर क्या था, एक पूरा का पूरा चेन रिएक्शन शुरू हो गया। नैतिकता का पतन होने लगा और आखिर में यदुवंशियों के बीच एक भयंकर गृह युद्ध छिड़ गया। तो अगर आप ध्यान दें तो यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक पूरी सभ्यता के पतन का एक बहुत ही क्रमिक और लॉजिकल सीक्वेंस है। और फिर होता है वो अंतिम प्रहार। एक शिकारी का तीर गलती से भगवान कृष्ण के पैर में लग जाता है, और जैसे ही वो पृथ्वी से प्रस्थान करते हैं, वो पूरी की पूरी स्वर्ण नगरी, वो अभेद्य शहर समुद्र की उफनती लहरों में हमेशा के लिए समा जाता है। इसके बाद हजारों सालों तक दुनिया के लिए द्वारका का ये शानदार अध्याय केवल पुरानी किताबों और शास्त्रों के पन्नों में सिमट कर रह गया। लोगों ने मान लिया कि यार ये तो बस एक मिथक है, एक कोरी कल्पना है जो खामोश समुद्र के नीचे कहीं खो गई है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। चलिए देखते हैं कि अब आधुनिक विज्ञान इस पूरी पिक्चर में कैसे आता है। 1930 के दशक में सौराष्ट्र के कुछ मछुआरों को समुद्र में बड़े ही अजीबोगरीब पत्थर मिलने लगे। फिर 1963 में जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने खुदाई की तो उन्हें वहां प्राचीन बर्तन मिले। और तो और 1970 के दशक में जामनगर के रिकॉर्ड से 6ठी शताब्दी का एक कॉपर प्लेट यानी ताम्रपत्र सामने आया, जिसमें एकदम साफ तौर पर कृष्ण के निवास का जिक्र था। ये वो शुरुआती सुराग थे जो चीख चीख कर कह रहे थे कि शायद ये मिथक सच में एक हकीकत है। और इसी सब को देखते हुए 1979 में पहली बार समुद्र के नीचे ऑफिशियली खोज शुरू की गई। और इस पूरी खोज को एक नई और सही दिशा दी डॉक्टर SR राव ने। डॉक्टर राव भारत में समुद्री पुरातत्व के पायोनियर माने जाते हैं। उन्हें इन प्राचीन ग्रंथों पर पूरा भरोसा था। उन्होंने क्या किया कि महाभारत में जो भी विवरण दिए गए थे ना,
उन्हें सीधे आज के आधुनिक समुद्री नक्शों के साथ मिलाकर देखा। अब सोचिए, उनके पास कोई बहुत बड़ी फंडिंग नहीं थी, न ही आज जैसी एडवांस तकनीक थी। हालात ऐसे थे कि उन्होंने टीम का खाना तक अपनी जेब से खरीदा, लेकिन अदम्य साहस और जिद के साथ उन्होंने 1983 से 1992 के बीच एक के बाद एक पूरे 12 समुद्री अभियान किए। ये सच में सच्चाई को दुनिया के सामने लाने का एक बहुत बड़ा जज्बा था। तो इन 12 अभियानों के बाद लहरों के नीचे डॉक्टर राव की टीम को आखिर मिला क्या? जो मिला वो सच में होश उड़ा देने वाला था। वहां कोई आम प्राकृतिक चट्टानें नहीं थीं, बल्कि 560 मीटर लंबी एक इंसानी हाथ से बनी पत्थर की पक्की दीवार थी। 30 से भी ज्यादा खंभे, प्राचीन मोहरे और सबसे चौंकाने वाली चीज, 3 छेद वाले एडवांस नेविगेशन एंकर। ये एंकर कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये इस बात का पक्का और ठोस सबूत थे कि वहां कभी एक बेहद बिजी और हाईटेक बंदरगाह मौजूद था। ये उन सभी लोगों के लिए करारा जवाब था जो द्वारका को महज एक काल्पनिक कहानी मानते थे। अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 9000। जब वहां मिली कलाकृतियों और बर्तनों की लैब में कार्बन और थर्मोल्यूमिनेसेंस डेटिंग की गई ना, तो जो रिजल्ट सामने आए उसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को हिलाकर रख दिया। कुछ चीजें पूरे 9000 साल पुरानी निकली। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इसका सीधा सा मतलब यह है कि यह सभ्यता शायद हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से भी पुरानी हो सकती है। ये सिर्फ भारत के इतिहास की नहीं, बल्कि पूरे मानव इतिहास के टाइमलाइन को ही दोबारा लिखने वाली खोज थी। फिर समय आगे बढ़ा और साल 2001 से 2007 के बीच इस रिसर्च ने एक हाई टेक दौर में कदम रखा। इस बार ASI और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी दोनों साथ आए। उन्होंने एडवांस सोनार और सब बॉटम प्रोफाइलर जैसी शानदार तकनीकों का इस्तेमाल किया और समुद्र के नीचे 4000 वर्ग मीटर इलाके का पूरा एक डिजिटल नक्शा तैयार कर दिया। और इस मैपिंग में क्या दिखा? विशाल चूना पत्थर के ब्लॉक्स, एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम और एकदम सटीक चौकोर पत्थर। मतलब ये साबित हो गया कि यह शहर कितनी प्लानिंग और साइंटिफिक तरीके से बसाया गया था। ये प्राचीन इंजीनियरिंग का एक जीता जागता मास्टरपीस था। अब एक काम करते हैं, जरा इन दोनों पहलुओं को आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ हमारी पुरानी कथाएं हैं जो कहती हैं कि कृष्ण के जाते ही उग्र समुद्र ने पूरी नगरी को निगल लिया। ठीक है, अब दूसरी तरफ देखिए, विज्ञान क्या कहता है। भूगर्भ शास्त्रियों के ठोस वैज्ञानिक प्रमाण यह साबित करते हैं कि 5000 ईसा पूर्व के आसपास समुद्र के जल स्तर में अचानक और बहुत तेजी से वृद्धि हुई थी। अगर आप ध्यान दें तो दोनों ही पक्ष, चाहे वो धर्म हो या विज्ञान, बिल्कुल एक ही विनाशकारी घटना के बारे में बता रहे हैं, बस उनके बताने का तरीका अलग अलग है। और यहाँ ये नंबर 25 बहुत ही क्रूशियल है। अमेरिका के प्रोफेसर रेंस की रिसर्च के मुताबिक आज से लगभग 9000 साल पहले समुद्र का जो लेवल था ना, वो आज के मुकाबले 25 मीटर नीचे था। जी हाँ, पूरे 25 मीटर। लेकिन फिर 5000 ईसा पूर्व के आसपास क्या हुआ कि ये लेवल अचानक और बहुत तेजी से ऊपर उठ गया। ये कोई धीरे धीरे होने वाला बदलाव नहीं था, बल्कि एक भयानक समुद्री आपदा, एक ऐसा प्रलय जिसने रातों रात इस पूरे तटीय शहर को अपनी गहरी नीली कब्र में खींच लिया। और यहाँ पर सबसे अहम और चौंकाने वाली बात क्या है पता है? ये कोई ऐसी घटना नहीं थी जो सिर्फ गुजरात के तट पर हुई हो। बिल्कुल नहीं। जब वैज्ञानिकों ने दुनिया भर के सी लेवल डेटा को खंगाला तो उन्होंने पाया कि ठीक उसी समय काल में कैरिबियन द्वीप, इंडोनेशिया और साउथ अमेरिका में भी भारी सुनामी और समुद्री हलचलें रिकॉर्ड की गई थीं। मतलब ये एक ग्लोबल जियोलॉजिकल इवेंट था और इसका टाइमलाइन महाभारत और द्वारका के डूबने के समय के साथ एकदम परफेक्टली मैच करता है। तो इस पूरी खोज का असर आज हमारे लिए क्या मायने रखता है? इसका जवाब हमें फरवरी 2024 में मिला, जब भारत के प्रधानमंत्री ने खुद स्कूबा डाइविंग सूट पहना और समुद्र के उन गहराइयों में उतरे जहां कभी द्वारका के वो भव्य खंभे और दीवारें खड़ी थीं। वहां उन जलमग्न अवशेषों के बीच मोरपंख अर्पित करना, सच मानिए ये केवल कोई रस्म या फोटो ऑप नहीं था। ये इस बात का प्रतीक था कि हजारों साल बीत जाने के बाद भी ये खोई हुई सभ्यता हमारी स्मृतियों में, हमारे कल्चर में आज भी कितनी जीवंत और कितनी सम्मान्य है। तो दोस्तों, आस्था और विज्ञान ये दोनों कोई अलग अलग या विपरीत दिशाएं नहीं हैं, बल्कि जैसा कि हमने देखा, ये एक ही सत्य तक पहुंचने के दो अलग अलग रास्ते हैं। समुद्र की खामोशी ने सदियों तक जिस सच को अपने सीने में छिपा कर रखा था, उसे आज पुरातत्व और हमारी आस्था ने मिलकर हमारे सामने रख दिया है। ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे प्राचीन ग्रंथ केवल किस्से कहानियां नहीं हैं, बल्कि वो हमारी भूली हुई ऐतिहासिक यादें हैं। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक सवाल जो मैं आपके लिए छोड़ना चाहता हूं, दुनिया में और ऐसी कितनी कहानियां हैं जिन्हें हमने बस एक मिथक मान लिया है, लेकिन दरअसल वो हमारा सच्चा इतिहास है।
बस वो समुद्र की गहराइयों या जमीन की किसी परत के नीचे हमारे द्वारा खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। जरा सोचिएगा इस बारे में। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।